नमस्कार दोस्तों, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज की पहली एमसीक्यू क्या है? पहला एमसीक्यू है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टार्ट क्वेश्चंस रिक्वायर अ रिटन आंसर। देखिए, आपको पता है कि जब भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चलती है तो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के कई सारे टाइप्स हैं, यानी कि उनको हमने क्या कर दिया है, इन क्वेश्चंस को हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक, तो कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनको दिखाने के लिए हमने उनको स्टार मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टार क्वेश्चन है उसमें क्या चाहिए हमें, उसमें रिटन आंसर चाहिए। तो देखा जाए ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। हमें स्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर नहीं चाहिए, ओरल आंसर चाहिए। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन बना क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज आंसर्ड ओरली। ये बिल्कुल सही है, जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है उसको हम ओरली आंसर कर सकते हैं। द थर्ड इज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ओनली टू द मिनिस्टर। कोई भी क्वेश्चन सिर्फ मिनिस्टर से पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन है वो मिनिस्टर के अलावा अगर कोई प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर, तो उससे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला और थर्ड इनकरेक्ट है, यानी कि सी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। पहला स्टेटमेंट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द टू अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव द इक्वल पावर। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, और बाकी के दो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके पास क्या इक्वल पावर होती है? तो जी बिल्कुल सही है, उनके पास क्या होती है, इक्वल पावर होती है। वो इक्वल सैलरी को शेयर करते हैं, इक्वल पावर को शेयर करते हैं। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट दे आर रिमूव्ड बाय द सेम प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी की जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या वो सेम ग्राउंड में रिमूव किए जाते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि वो सेम ग्राउंड पे रिमूव नहीं किए जा सकते। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके पास जो टेन्योर है, ठीक है, उसकी टेन्योर की थोड़ी क्या होती है, उसकी टेन्योर की सिक्योरिटी होती है। बट जो अदर इलेक्शन कमीशन है उनके पास टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उसका रिमूवल होगा, सो रिमूवल होगा एज दी सेम एज दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल होता है वैसे ही रिमूवल होगा। सारे अलाउंसेस, सारा प्रोसीजर, सारी चीज़ सेम होगा। और किस बेस पे होगा? आधार क्या होगा? सो आधार होगा बेसिकली अगर क्या हो गया, कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया। ठीक है, अगर क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में उसका रिमूवल हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर और इनकैपेसिटी है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड बात कर रहा है कि इट एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट रिलेटेड टू ग्रांटिंग द रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, जब उसकी इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग की बात की जाए अगर, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग की जब हम बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन एज ए कोर्ट की तरह भी काम करता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन इट वर्क्स एज ए सिविल कोर्ट ऑल्सो। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बच्चों को नहीं पता होता है कि सॉरी, कि इलेक्शन कमीशन है वो क्या कैसे काम करता है, एज ए सिविल कोर्ट भी काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, और कुछ मैं चीज़ें ऐड करूँ यहाँ पर, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है तो इसका जो बेसिक जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो निर्माण किया गया था, वो निर्माण किया गया था 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज द वोटर्स डे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता रहनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो जब ये 1950 में, जब जनवरी में सेटअप हुआ था, तो इस समय सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन थे, इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक ही थे। ठीक, बट फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट ऑफ 1989, और उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है। ठीक है, देन इट बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आ गई थी। ठीक है, और जैसे मैंने बताया भी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, दैट इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
ठीक है। और बाकी के जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके पास पावर जो होती हैं वो सेम होती हैं, सेम सैलरी सेम पर्क्स वो एंजॉय करते हैं। और ये किसको इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं टू दी जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। और रिमूवल का बेसिस भी क्या होता है, यही होता है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल 324। एक और आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 326। ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी में आता है हमारा राइट टू वोट, राइट टू वोट। और राइट टू वोट कैसा राइट है, राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट और यू कैन से दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। कोई अगर पूछे राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है तो नहीं, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है ये इलेक्शन कंडक्ट कराएगा किसका, लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। और पंचायत और म्यूनसिपालिटी इन दोनों का इलेक्शन कौन कराएगा, इन दोनों का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन दी मिडिवल इंडिया, ठीक है। पहले लिखा हुआ है क्वातुल इस्लाम मॉस्क जो है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में था और इसका कमीशन करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। तो क्या इसका कमीशन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, नहीं, इसका जो कमीशन है वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वातुल इस्लाम जो है इसका जो कमीशन है, ठीक है, वो किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं कराया था, किसने कराया था, इट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट पहला क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, सलीमगढ़ फोर्ट एट दी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द जहांगीर, ठीक। तो बेसिकली जो सलीमगढ़ फोर्ट है वो जहांगीर के रीन में नहीं बना हुआ था, इट इज़ बी बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक, शेर शाह सूरी, शेर शाह, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये बेसिकली शेर शाह सूरी के जो सन थे तो उनकी रीन बना था एंड द नेम वॉज द सलीम शाह सूरी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। द थर्ड इज द क्वात ए कुल्हन मॉस्क एट द ओल्ड फोर्ट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय द शेर शाह, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा क्या गलत है, यानी कि ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डीपीएसपी, ठीक है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी हमारे संविधान में मेंशन है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट कंसिडर करना है। द फर्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू, यानी कि जो डीपीएसपी है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है, तो बेसिकली जो डीपीएसपी है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड नहीं है। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे संविधान में बेसिकली क्लासिफिकेशन स्पेशली नहीं किया गया हुआ है और स्पेशली इन द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर। द थर्ड इज द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर मेकिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल, दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए, तो उस हिसाब से जो हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट गलत थे, इसमें सही पूछ रहा था। अब डीपीएसपी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो डीपीएसपी जो आता है इट कम्स अंडर द आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51, ठीक है। सो जस्ट मिनट, सो द डीपीएसपी कम्स अंडर द आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि देखिए, ये जो पहला जो ऑप्शन था जो गलत था, ये भी गलत था, ये सिर्फ सही था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये आया था बेसिकली प्रीएम्बल के लिए, ठीक है, ये आया था प्रीएम्बल के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसके लिए आया था, प्रीएम्बल के लिए आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे और इस प्रीएम्बल पर क्या हुई थी, इस प्रीएम्बल पर वोटिंग भी हुई थी। तो आपको ये बताना चाहिए कि इस जो प्रीएम्बल था इसमें क्या हुई थी, इसमें वोटिंग भी हुई थी और इसलिए बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये कब बोला गया था, किस केस में बोला गया था? देखिए पहले बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था। इसमें बोल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, प्रियम्बल इसका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ 24 अप्रैल 1973 में। इसमें बोल दिया गया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रियम्बल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसी तरह हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, ठीक है ना। और 368 क्या है? 368 इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ठीक है। तो जो मेंबर प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3, तो इतना यहाँ से यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल 44। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी सिर्फ करेंट टाइम पे गोवा में ये लगा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें, देखिए जो DPSP है इसमें ये बातें कही गई हैं कि जो जो चीज़ें स्टेट को करनी चाहिए हम लोगों के लिए, यानी कि सिटीजन्स के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्टिस की अगर बात करें तो जस्टिस भी कई तरह का होता है। जैसे हमने बात की जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, और उसकी बात करते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस। तो ये कई तरह के जस्टिस के प्रकार हैं जिसको मेंशन किया गया प्रियम्बल में भी। पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो तो फंडामेंटल राइट से मिल जाता है, ठीक, लेकिन सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जो जस्टिस है ये इसको लेने के लिए हमें DPSP का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि जो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस है वो DPSP में मेंशन किया गया है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल जस्टिस है ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? पॉलिटिकल जस्टिस इट इज़ मेंशनड इन दी फंडामेंटल राइट, ठीक। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल है। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है? ये इन्फोर्सेबल है, यानी कि इनको आप इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अंडर आर्टिकल, अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूँ, अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में और 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक। लेकिन जो DPSP हैं ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल हैं और नॉन इन्फोर्सेबल हैं। और फंडामेंटल राइट क्या है? इन्फोर्सेबल भी हैं और उसके साथ साथ क्या है? जस्टिसिएबल भी हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो C ऑप्शन है, जो यानी थर्ड ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रॉपिकल डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। पहला बात कर रहा है कि जो अर्ली जेट स्ट्रीम है टेक्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन अवे फ्रॉम द इंडिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक। कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? करेक्ट है। तो देखिए जो जेट स्ट्रीम है वो क्या है? इंडियन मानसून को अवे नहीं ले जाती है, उसको ले के आती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं द डिप्रेशंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून रेनफॉल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द थर्ड इज द एरिया टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ दीज डिप्रेशंस आर द एरिया ऑफ द हाई रेनफॉल इन इंडिया, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? सिर्फ C होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जैसे अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि जो अर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है ना, वो क्या ले के आती हैं? क्या? ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू दी इंडिया, ठीक। और आपको पता है कि जहाँ पर भी ट्रॉपिकल डिप्रेशन होगा, देखिए जो एयर है, ठीक है, जो एयर कैसे मूव करती है? एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। तो अगर ट्रॉपिकल डिप्रेशन है इंडिया में तो यानी कि प्रेशर कैसा है? लो है, तो विंड यहाँ पर मूव करेंगी, और अगर विंड यहाँ मूव कर रही हैं तो रेनफॉल यहाँ पर होगी। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। द नेक्स्ट इज द डिप्रेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून ओवर द रेनफॉल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। कहीं पर भी जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब क्या? प्रेशर डिफरेंस है आप बात कर रहे हैं। यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेशर डिफरेंस, ओके। और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे एल नीनो की बात करूं मैं, ठीक है, एल नीनो की बात करूं, ठीक है, ला नीना की बात करूं, तो ये क्या है? बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो बनते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर इंडिया
का जो मैस्करीन हाई है, ठीक, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर जो आइलैंड है मैस्करीन हाई, क्या उसको बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी मैस्करीन हाई। ठीक, तो जो मैस्करीन हाई आइलैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा वो लो हो जाएगा, तो जो विंड्स होगी वो ऐसे ऐसे फ्लो करेंगी, तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मानसून आएगा। ठीक, तो जो ला लीना है वो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए ला लीना बहुत अच्छा है, गुड है। ठीक, एल नीनो क्या है इंडिया के लिए, ये बैड है। ठीक, दूसरी चीज़ जैसे उसी तरह हम बात करें अगर डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट, ठीक, तो वो भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट जो है वो इंडिया के लिए क्या है, गुड है। नेगेटिव डाइपोल इंडिया के लिए क्या है, बैड है। ये सारी चीज़ आपको थोड़े से पता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पीक्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, जो बेसिकली बेल्टिंग सिब है, ठीक है ना, इट इज़ दी हाइएस्ट पीक, यहाँ पर आप समझ लें जो बेल्टिंग सिप है, इट इज़ दी हाइएस्ट पीक ऑफ द जमरई तलांग माउंटेन इन दी त्रिपुरा। फिर उसके बाद बात करते हैं जो पवन पुई, दैट इज़ दी ब्लू माउंटेन, इट इज़ दी हाइएस्ट पीक इन दी मीजो हिल्स, इट इज लुसाई हिल्स इन दी मिजोरम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज द माउंट सरामती, ये तो आपको पता ही होगा, ये हाईएस्ट पीक है किसका, नागालैंड का। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे एक जो हमारा नीलगिरी माउंटेन है, ठीक है ना, नीलगिरी जो माउंटेन है, तो इन्हीं को माउंटेन को हम लोग ब्लू माउंटेन भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू माउंटेन ना। तो ये पता है इसको ब्लू माउंटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर एक फ्लावर की खेती होती है, उसको बोलते हैं नील कुरुंजी। ठीक है ना, नील कुरुंजी फ्लावर, ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, तो इस वजह से उसको क्या बोल देते हैं, ब्लू माउंटेन बोलते हैं। नील कुरुंजी फ्लावर कैसा फ्लावर है, ये 12 ईयर में ग्रो करता है, 12 साल में ग्रो करता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कंसिडर PYQ है। ओके, द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ट्रू। ओके, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर फंक्शनिंग के ऊपर पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। पहला एडजमेंट मोशन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन ओवर ये भी सही है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो है वो 5 मेंबर बॉडी है, नहीं हमको पता है, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, एक है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर हैं इलेक्शन कमीशन। और इनिशियली जब बनी थी 25 जनवरी 1950 में, तो सिर्फ वहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन था। फिर 1989 में क्या हुआ, 1989 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोथ द जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड करती है, कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। द थर्ड इज द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स एंड द मर्जर ऑफ द रिकग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल सही है कि जो मर्जर या पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी इशू हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन इसको रिजॉल्व करता है। एंड इलेक्शन कमीशन वर्क्स एज अ सिविल कोर्ट, मैंने बताया है। ठीक है, अंडर द सिविल कोड प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1908। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स 1908। ठीक है, तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 3 नंबर सही है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ठीक है, इसमें वैसे दोनों स्टेटमेंट गलत ही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट बात करें अगर ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है। पहले लिखा हुआ विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो किसके ऊपर लिमिटेशंस लगाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो लेजिस्लेटिव के ऊपर लगाती है या फिर एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाती है। तो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी है वो क्या है, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है। ठीक है, ये क्या करती है, इनकरेज करती है कि गवर्नमेंट को क्या काम करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर बात करते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट। देखिए आगे क्वेश्चन, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट। ठीक, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट। ठीक, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जैसे ये इंडिया है, ठीक है,
अब इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हमने दो चीज़ें ले ली, ठीक है ना, यानी कि दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट ले लूँ दैट इज़ द ईस्टर्न पोल, ठीक है, और ये लूँगा मैं ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशन, और ये कहाँ पर ले रहा हूँ मैं, इट इज़ आई एम टेकिंग इट इन साउथ ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के साउथ में एक पॉइंट ले रहा हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ कहाँ पर, वेस्टर्न पोल में, इन अरेबियन सी, ठीक। अब क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको पता है क्या कि बेसिकली क्या हो रहा है कि मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, अर्थ का ही मूवमेंट होता रहता है, तो उसकी उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो होता है डाइपोल भी जनरेट होता है। अर्थ के मूवमेंट की बात नहीं करें यहाँ पर, स्पेशली अगर बात की जाए, ठीक है, अगर स्पेशली बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या हो गया, यहाँ पर सपोज यहाँ पर जो टेम्परेचर है, लेट से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो हो गया, ठीक, और यहाँ का टेम्परेचर जो हो गया क्या हो गया, लो हो गया, ठीक, और यहाँ का जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ का टेम्परेचर लो है तो जब जो ठंडी हवा होती है क्या होती है, वो भारी होती है, ठीक है, तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस वजह से, और यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको पता है जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो यहाँ से मूव करेगी, तो कहने का मतलब इस तरह से क्या होगा कि इंडिया को फ़ायदा होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जब इंडिया को जब फ़ायदा हो रहा है, यानी तो एक ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और उसी का ऑपोजिट होता है क्या, नेगेटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट, तो यानी कि पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के साइड में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा, इंडिया के साइड में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो मानसून की जो विंड्स हैं वो कहीं ऐसे करके आएंगी, ठीक, ऐसे करके आएंगी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाएगा, जो साइक्लोन्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन रिड्यूस, ओके, बढ़ रही है कि घटेगी एक्चुअली, कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन की बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सारी जो हवा है वो ऐसे जा रही है, यहाँ पर नहीं जा रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये पता होना चाहिए। तो इंडिया के लिए, इंडिया की मानसूनल विंड के लिए क्या अच्छा है, उसके लिए पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट अच्छा है। अगर मैं गुड की बात करूँ, थोड़ा सा गुड की बात करूँ कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है, तो इंडिया के लिए क्या अच्छा है, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट, ये अच्छा है। इंडिया के लिए क्या अच्छा है, ला नीना अच्छा है। इंडिया के लिए ख़राब क्या है, बैड क्या है, ठीक, बैड क्या है आपका, निगेटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट बैड है। उसके बाद एल नीनो, ये बैड है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया में जब पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट आएगा तब क्या हो जाएगा, तब ट्रेड विंड होगी यहाँ पर, ठीक, तब क्या आएगा, मॉनसून आएगा, तब क्या होगा, रेनफॉल होगी, अच्छी फसल होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी कब, जब पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट आ जाए या तो लालिना आ जाए। गड़बड़ कब होगा, जब नेगेटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट आ जाए या एलिनो आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में नो मॉनसून, ठीक है, नो मॉनसून, फिर उसके बाद नो रेन, ठीक, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट देख लेते भैया क्या लिखा है इसमें, लिखा हुआ है कि इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट क्या है, बेसिकली ये फिनोमेना है दैट कैरेक्टराइज बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। मैंने बताया कि सी सरफेस में क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियंस एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। बिल्कुल सही है, ये क्या है, ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन है और यहाँ पर क्या है, ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ये इधर पे पैसिफिक ओशियन है और इधर पे क्या है, ये इंडियन ओशियन है। फिर इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस द एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन दी मानसून। देखिए एक और चीज़ समझिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी सही है या ये भी सही है। अगर मान लीजिए इंडिया में एक साइड में आ गया एल नीनो तो ये हमारे लिए ख़राब है, लेकिन अगर एक साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट, तो वो बैलेंस कर देगा। बात समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब कि अगर एल नीनो आ गया, ऐसे समझें इसको, देखिए अगर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा एल नीनो, ठीक है, तो एल नीनो ख़राब है, यानी कि बारिश नहीं होगी। पर यहाँ पर आ गया पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट, ये अच्छा है, तो जो इक्वल इफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। उसी तरह अगर ला नीना आ गया,
ठीक, और ला लीना आ गया, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आ गया पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या करेगा, ये बाढ़ लेके आ जाएगा, फ्लडिंग की कंडीशन हो सकती है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक अच्छे से आप समझ गए। आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पीक्स दिए, माउंटेन दिए, बात किया कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर से देखा जाए कि सिर्फ बी यानी कि नंदा देवी, ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय में, ये सिर्फ क्या है, मैच करता है, ठीक है। ठीक है, दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो, दिस इज़ द आई मीन फिनिश ऑफ द लेक्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में। एंड सो दैट आई कुड जस्ट ब्रिंग मोर गुड कंटेंट फॉर यू। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।